ये होगा वीडियो नंबर 6 ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके इसके पहले हमने देखा था कि जो 1815 के बाद जब नेपोलियन हार गया था, तो हमने देखा था कि कुछ पुरानी चीज़ें या फिर पुराने रिचुअल, पुराने आइडियोलॉजीज़ को संभाल के रखने जाने वाले लोगों को कंजर्वेटिव्स कहा गया। और वो कंजर्वेटिव्स कौन थे? लोग a conservative right trying to consolidate their power, liberalism and nationalism come to be increasingly associated with revolution। और जो ये लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, लोग उसको क्या मानने लगे? एज अ रेवोल्यूशन की तरह उसको देखने लगे इन मेनी रीज़न। और ये कहाँ पे हो रहा था ये जो रेवोल्यूशन? यूरोप, सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट, प्रोविंस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, इन सारी जगहों पे जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म था उसको लोग एज अ रेवोल्यूशन देखने लगे। दीज revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated। और ये जो रेवोल्यूशन था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट, जो कहाँ के थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, हुमा प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। ये सारे लोग किसको लीड कर रहे थे? लिबरल नेशनलिस्ट के कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी को। The first upheaval took place in the France in the July 1813 Havelman's withdrawal. The Bourbon king, who had been restored to the power during conservatives' reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with the Louis Philippe at its head। तो जो पहला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस, जुलाई में 1830 में। तो जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन किंग थे, उनको हटा दिया गया था 1789 में जो फ्रांस रेवोल्यूशन होता उसके बाद। लेकिन उनको फिर से 1850 में रीस्टोर किया गया, उनको फिर से लाया गया, गद्दी पे बैठाया गया। और किसके द्वारा? कंजर्वेटिव लोग जो थे, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनके द्वारा। और जब 1815 में उनको रीस्टोर किया गया, लेकिन 1815 में उनको रीस्टोर किया गया, किनको रीस्टोर किया गया? जो बर्बन किंग थे, बाय बर्बन डायनेस्टी थे, लेकिन फिर से इनको 1830 में हटा दिया गया, इनकी राजगद्दी को उखाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद जो कंजर्वेटिव लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई और जिसका हेड किसको बनाया? लुई फिलिप को। तो जो डुइक मैटरनिक था उसका कहना था, उसने एक रिमार्क किया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो जो बाकी का यूरोपियन पार्ट है उसको कोल्ड हो जाता है। The July Revolution sparked uprising in the Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। तो यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन, कौन से जुलाई रेवोल्यूशन की बात की गई है? जो फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 में, उसकी बात की जा रही है कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उसी टाइम पे जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से भी, वहाँ पे भी रेवोल्यूशन था ब्रुसेल्स में, और जिसकी वजह से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया था। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence। तो अगर हम एक तरह से बात करें 1800 के अराउंड की, तो इस टाइम पीरियड में यूरोप के किसी भी पार्ट में जो देश भक्ति की भावना थी, वो किसी प्रकार की भावना, मतलब देशभक्ति की भावना नहीं जगी थी। लेकिन यहाँ पे एक इवेंट को मेंशन किया गया है जिसने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाया,
और वो क्या इवेंट था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोनम एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। जो ग्रीस था वो ऑटोनम एम्पायर का 15th सेंचुरी से पार्ट रहा। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence among the Greek which began in 1821। और जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में हो रहा था, उसका जो कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी आ रही थी, उसको उसकी वजह से जो ग्रीक है या ग्रीस है वहाँ पे इंडिपेंडेंस का वॉर शुरू हो गया। कब? 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द other Greek living exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture। जो नेशनलिस्ट ग्रीस के नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट कहाँ से मिला? जो ग्रीक लिविंग एलीट फैमिलीज़ थी उनसे सपोर्ट मिला, और वेस्ट यूरोपियन जो अदर यूरोप की पार्ट में लोग रहते थे उनसे भी सपोर्ट मिला, जो जिनको सिंपैथी थी कि ग्रीक कल्चर है उसके लिए। पोइट एंड आर्टिस्ट लॉन्डेड ग्रीस एज अ cradle of European civilization and mobilization public opinion to support its struggle against the Muslim empire। तो जितने भी पोएट और आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या समझा? पालना समझा। तो वहाँ के जितने भी पोएट एंड आर्टिस्ट लोग थे वो लोग एक यूरोपियन पार्ट्स में पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने की कोशिश करने लगे, जो कि किसके अगेंस्ट था? मुस्लिम एम्पायर। यानी कि मुस्लिम एम्पायर के बीच जो क्रिश्चियनिटी है उसको नहीं रहनी चाहिए, वो इसके अगेंस्ट एक पब्लिक ओपिनियन बनाने लगे। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रोएन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। तो ये जो इंग्लिश पोएट थी इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा किए इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीस की, और बाद में वो युद्ध पे चले गए। ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ उनकी डेथ हो गई 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ, तो फाइनली एक ट्रीटी की गई 1832 में, रिकॉग्नाइज द ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के बारे में को रिकॉग्नाइज किया था। और इस ट्रीटी का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल इस ट्रीटी का नाम था। Next point is the romantic imagination and the national feeling. The development of the nationalism did not come about only through the wars and territorial expansion। जो nationalism या देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आ रही थी, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था किसमें? नेशन का जो क्रिएशन करने का आइडिया था, राष्ट्र को बनाने का जो इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाने का जो आइडिया था, उसमें कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। और इसके साथ साथ कल्चर के साथ साथ आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की किसमें? जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको शेप करने में। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की किसमें? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी देशभक्ति की भावना को जागृत करने में। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज्ड बाय द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस and focused instead on emotion, institutions and mystical feeling. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. तो इसमें ये दिया गया है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट है, जो पोएम और स्टोरीज़ को डिपिक्ट करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और उनको क्रिटिसाइज़ कौन करते थे? जो रीज़नेबल लोग होते थे, जो रीज़न देते थे, हर चीज़ का लॉजिक देते थे या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते थे, वो इन सब जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो और उनको ये बोलते थे कि उनको
इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस नहीं करना चाहिए. देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट सेंस ऑफ शेयर. लेकिन जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले या कल्चरल पीपल थे, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि कलेक्टिव हेरिटेज को डेवलप करना, कॉमन कल्चरल पास्ट के बेसिस पे नेशन को एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना, किस पे, कॉमन कल्चरल पास्ट के बेसिस पे. Other romantics, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder, claims that the true German culture was to discover among the common people das Volk. यानी कि जो एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन, जिनका क्या कहना था कि जो जर्मन कल्चर है उनको हम कॉमन पीपल के थ्रू ही डिस्कवर कर सकते हैं. और कॉमन पीपल को क्या कहा गया? दस वोल्क. इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन. वो सजेस्ट, नेशन को क्या बोला गया जर्मन ने? वो सजेस्ट. तो और ये जो रोमांटिक्स है या फिर जर्मन कल्चर है, उसको और किससे हम डिस्कवर कर सकते हैं? जो जर्मनी की जो एंशियंट फोक सॉन्ग थी, फोक पोइट्री थी, फोक डांसेस थे, उनसे हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं. सो द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. इसलिए जो भी फोक कल्चर थे या फिर एंशियंट जितना भी हमें जर्मन कल्चर के बारे में जो भी एंशियंट एविडेंसेस मिले, वो नेशन बिल्डिंग में हमें बहुत हेल्प किए. The emphasis on the vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist masses to large audience who were mostly illiterate. तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी या फिर कलेक्शन ऑफ फोकलोर था, इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं था कि नेशनल स्पिरिट या देशभक्ति की भावना को जगाना, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं, जो रिवोल्यूशनरीज़ हैं, उनके मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना, और ऐसी ऑडियंस जो कि मोस्टली क्या है, इलिटरेट है. दिस वॉज स्पेशली सो in the case of Poland, और स्पेशली ये किसके केस में था? पोलैंड, which had been partitioned at the end of 18th century by the great power Russia, Persia and Austria, जो कि जिसका पार्टीशन हो गया था एंड ऑफ 18th सेंचुरी में. किससे उसका पार्टीशन हुआ था? ग्रेट पावर जो उस टाइम पे थी, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया से, वो अलग हो गया था बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. इवन दो द पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, और उससे अलग, ग्रेट पावर से अलग होने के बाद जो पोलैंड था वो बहुत ज़्यादा दिन तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं रह पाया. नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, और वहाँ की जो नेशनल फीलिंग थी, देशभक्ति की जो भावना थी, वो उनको कैसे जिंदा रखा गया? म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू. करोल Kurupinsky, for example, elaborated the national struggle through his operas and music, turning the folk dances like the Polonaise and Mazurka into the nationalist symbol. और ये जो करोपिंस्की थे, इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल है उसको किससे दिखाने की कोशिश की है? जो म्यूज़िक है, ओपेरा सॉन्ग्स हैं, उनको, या फिर जो फोक डांसेस हैं, उसके थ्रू उन्होंने नेशनल स्ट्रगल या फिर नेशनल फीलिंग को दिखाने की कोशिश की गई है. जैसे कि उन्होंने पोलोनेज या फिर मजूका को नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में दिखाया है. और ये जो पेलोनेज और मजूका थे, वो क्या थे? फोक डांसेस के टाइप थे. Language too played an important role in developing the nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of the school and Russian language was imposed everywhere. जो लैंग्वेज थी वो उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इसमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, और जब रशिया ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी कि जो हिस्सा रशिया के अंडर में था या फिर अंडर में आ गया, जो पोलिश लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती थी स्कूलों में, उसको वहाँ से हटा के रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया.
1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल। 1831 में जो आर्म रिबेलियन थे वहाँ के, वो रशियन जो रूल चल रहा था या फिर रशिया जिन एरियाज़ पे अपने रूल लागू किया था उसको क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉर किया, लेकिन अल्टीमेटली जो आर्म रिबेलियन थे वो उनको क्रश कर दिया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ क्लर्गी पोलैंड बिगिन टू यूज़ द लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। इसके बाद इसको फॉलो करते हुए जो रशियन रूल था उसके अगेंस्ट जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज को ही यूज़ करने लगे एज अ नेशनल उसके नेशनल वेपन के रूप में। और किसके विरोध में, जो रशियन ऑक्यूपेशन या फिर ऑक्यूपाइड एरिया था या फिर रशियन रूल के अगेंस्ट। द पोलिश वॉज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो पोलिश लैंग्वेज थी वो किसके लिए यूज़ होने लगी, चर्च गैदरिंग के लिए और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए। एज अ रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशोप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू सर्बिया बाय द रशियन अथॉरिटी। और इसी का रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो प्रीस्ट थे उनको जेल में डाल दिया गया या फिर उनको रशिया अथॉरिटीज़ के द्वारा सर्बिया भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट फॉर देयर फ्यूजल ऑफ प्रीच इन रशिया। और उनको पनिशमेंट दिया गया साइबेरिया भेज के। और किस लिए उनको पनिशमेंट मिला, क्योंकि वो जो चर्च गैदरिंग थी उसमें वो प्रीस्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। और जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको बाद में एज अ सिंबल देखा गया किसके अगेंस्ट, स्ट्रगल के अगेंस्ट, किसके, रशियन डोमेन्स, जो रशिया रूल्स था रशियन उसके अगेंस्ट जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको स्ट्रगल के सिंबल के रूप में देखा गया। द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। और 1813 के अराउंड ही जो यूरोप में इकोनॉमिक कंडीशन थी वो धीरे धीरे ख़राब होती गई, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप आ गया इकोनॉमिक कंडीशन में। द रेस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉमरस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। और हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के अराउंड देखा गया कि जो यूरोप है उसमें पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था। इन द मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूरोप में ये देखा गया कि एम्प्लॉयमेंट जितनी है उससे कहीं ज़्यादा जो सीकर्स थे ऑफ जॉब के, यानी कि ऐसे लोग जिनको जॉब की ज़रूरत थी, वो उनकी पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज़ migrated to the cities to live overcrowded slum। और जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में मूव कर रही थी और कहाँ पे रहने लगी, जो स्लम्स थे जो स्लम का नंबर था वो ओवर क्राउडेड होने लगा या फिर इंक्रीज़ होने लगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। और जो वहाँ के यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था कि इनके थ्रू जो इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स थे, जो कि जो यूरोप में थे वो हैंड मेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, तो इंग्लैंड से इंपोर्ट होने लगा जो मशीन मेड गुड्स थे। तो इससे जो स्मॉल और लोकल प्रोड्यूसर थे उनको कंपटीशन होने लगा, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ मोर एडवांस ऑन द कॉन्टिनेंट। और इंग्लैंड में हमें पता ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पे था। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और बेसिकली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही थी, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन द होम और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। जो कि यहाँ पे घर पे टेक्सटाइल बनाई जाती या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स थी, ज़्यादा बड़ी मशीनरी नहीं थी, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं थी। इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed power, peasant struggle under the burden of feudal dues of obligations।
और यूरोप के ऐसे रीजन जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी इंजॉय की जा रही थी या फिर एरिस्टोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट थे, वहाँ पे जो प्रिजन थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाने लगा. द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और द ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड प्यूपरिज्म इन द टाउन एंड कंट्री. तो जो फूड प्राइसेस हैं वो जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होने लगे. बैड हार्वेस्ट यानी कि जो खेती है उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम निकलने लगा या फिर डिक्रीज़ होने लगा. तो इसकी वजह से जो टाउन एंड कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी. तो 1 ईयर ऑफ 1848 वॉज वन सच ईयर. 1848 इन्हीं ये जो हमने बात की जितनी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा ही एक ईयर था, एक साल था. फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड. और जो फूड शॉर्टेज ही यानी खाने की कमी थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो लोगों को सड़क पे ले आया, पेरिस के लोगों को. तो लोगों ने जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़ दिया. तो जो लुई फिलिप था, लोगों ने उसको भागने पे मजबूर कर दिया, जो कि मोनार्की का हेड बनाया गया था. लुई फिलिप के भागने के बाद जो नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें उन्होंने तो नेशनल असेंबली ने जो फ्रांस है उसको रिपब्लिक घोषित कर दिया गया. और नेशनल असेंबली में जो 21 ईयर के मेल्स थे उनको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करने का गारंटी टू राइट टू वर्क प्रोवाइड कराया. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, और ऐसे ही नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट का सेटअप किया गया. और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जो भी मेल वहाँ पे 21 ईयर के हो गए होंगे या फिर इससे ज़्यादा की एज के होंगे, उनको वोट देने का अब अधिकार होगा. तो अर्लियर 1845 द वीवर ऑफ सिलीसिया, जो वीवर्स थे जो कपड़े की बुनाई करते थे, हैड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम द रॉ मटेरियल एंड गेव देम द ऑर्डर फॉर द फिनिश टेक्सटाइल बट डिस्ट्रैक्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट. उन्होंने विद्रोह कर दिया, किसके अगेंस्ट कर दिया? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे या फिर जो टेक्सटाइल गुड हैं उनको फिनिश करने का ऑर्डर देते थे. और ये विद्रोह क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया. द जनरल इसके बाद एक न्यूज़पेपर में निकला गया कोर्स है वो दिया गया है, तो वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3.3 पढ़ेंगे. 1848 द रेवोल्यूशन इन द लिबरल्स, यहाँ से पढ़ेंगे.